हाय एवरीवन, हम फाइनली आईपी मैट इंदौर 2027 की प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस सेशन ऑन मैट्रिसेस। अब आईपी मैट इंदौर में हम पहला टॉपिक मैट्रिसेस क्यों कर रहे हैं? एज यू नो कि आईपी मैट इंदौर कोई भी दे सकता है, चाहे आपने 10th के बाद मैथ्स ली है कि नहीं ली है। तो 10th के बाद जब कुछ टॉपिक्स आपके पास एग्जाम में आ रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे ये टॉपिक्स तो हमने पढ़े नहीं है, हमें कैसे समझ में आएंगे, हम नॉन मैथ बैकग्राउंड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज पर हैं। बट मेरा ये चीज मानना है कि कभी कभी हमें सिर्फ टॉपिक को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं छोड़ना चाहिए, आपको टॉपिक सारे कवर करने चाहिए। एंड उसके लिए जरूरी क्या होता है? अर्ली प्रेप। अगर आप टाइमली अगर आप अपनी प्रेप स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अच्छे से टॉपिक को डीप डाइव करके समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। तो ये टॉपिक उनमें से एक है जो कि फेस वैल्यू पे शायद आपको लगेगा इट्स वेरी डिफरेंट, बट ये बहुत आसान टॉपिक है। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट टॉपिक। कोई भी साल का आईपी मैट इंदौर का पेपर उठा के देख लो आप, हाल फिलहाल आपको 2 क्वेश्चन जिसमें ऐसे सेक्शन और एमसीक्यू सेक्शन में मिलेगा। जो स्टूडेंट्स आर वेरी न्यू टू आईपी मैट इंदौर कि क्या है ये एग्जाम एंड एवरीथिंग, तो आईपी मैट इंदौर के जो एग्जाम में होते हैं 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है एसे सेक्शन, फिर एक होता है एमसीक्यू सेक्शन और फिर एक होता है वर्बल एबिलिटी का सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन। ओके, ये जो 2 सेक्शंस होते हैं दे आर कंप्लीटली एप्टीट्यूड मैथमेटिकल इन नेचर। ऐसे सेक्शन जो होता है दिस इज योर शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन, जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं, सब नॉन एमसीक्यू होते हैं, इंटीजर टाइप्स आंसर होता है इसका। और जो एमसीक्यू सेक्शन होता है उसके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक द नेम सजेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। दोनों ही सेक्शंस में आपको कभी कभी एक क्वेश्चन, एक वेरी कंसिस्टेंट टॉपिक आते हैं और क्वेश्चंस आसान होते हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इसीलिए केयरफुली सारे सेशंस ऑर्डर में अच्छे से देखो, समझो, और जो ना चीज समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। और एक चीज समझ लो कि आईपी मैट इंदौर का जो एग्जाम है ना वो बहुत ज्यादा नॉलेज बेस्ड तो है ही। ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम के लिए चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, लेकिन ये एग्जाम कंसिस्टेंसी के ऊपर है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है, और इस चीज के ऊपर भी है कि एप्टीट्यूड आप कितना अच्छा अपना बिल्ड कर पा रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे क्लियर कर पा रहे हो। और वो कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी आपके पास मैथ्स थी कि नहीं थी, आप 10th के बाद कुछ टॉपिक्स भूल गए हो, जो भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद 2027 प्रेप गाइज। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस। तो इस वाले सेशन में हम सिर्फ मैट्रिसेस कवर करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एडिशन की क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज की मैट्रिक्स क्या है। आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, एंड उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि आपके पास कुछ रोज होंगी, आपके पास कुछ कॉलम्स होंगे। इन रोज और कॉलम्स के अंदर आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे और उन एलिमेंट्स के नीचे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे कि ये क्या है, जो कि उनकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। सो मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें कितनी रोज हैं? आपके पास 2 रोज है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब आपके पास इसमें कॉलम्स कितने हैं? ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, इनटू 2। तो अब ये 2 क्रॉस 2 क्या बता रहा है हमको कि ये जो मैट्रिक्स है, an array of a rectangular array of numbers arranged in rows and columns, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये होता है आपका मैट्रिक्स। अब ये आपका किसी भी तरीके का हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिखी हो। ये क्या हो गया आपके पास? इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। सो ये जो चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कि ये आपको बता रहा है कि उसमें कितनी रोज हैं, ये बता रहा है उसमें कितने कॉलम्स हैं, दैट्स इट।
अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 इंटू 2, तो ये क्या बताएगा कि आपको मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 4 है, सो 1 2 3 4। तो ऑर्डर भी पता लग गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में हमको वो भी पता चल गया। अब किसी एलिमेंट को हम पता कैसे करते हैं, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लो 3 क्रॉस 4, अगर मैं आपको उसमें एक एलिमेंट दे दूं A22, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि ये एलिमेंट अगर मैं बोलूं इज इक्वल टू 3, तो क्या आप लिख सकते हो कि मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कहाँ पर होगा। तो वो हम कैसे लिखते हैं, अब आप ये जनरल फॉर्म देखो मैट्रिक्स की, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो बना हुआ है यहाँ पर वो बना हुआ है A11। इसका मतलब है कि ये नंबर की जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं A11। सिमिलरली A12, ऐसी अगर मैंने आपको बोला कि एक मैट्रिक्स में आपको लिखना है कि A22 की वैल्यू 3 है, तो वो कहाँ पे आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सिंपल। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को विजुअलाइज करते हैं कि अगर आपको 3 क्रॉस 4 करके एक मैट्रिक्स को ऑर्डर दिया है तो 3 रोज होंगे 4 कॉलम्स होंगे, 4 क्रॉस 5 दिया है तो 4 रोज 5 कॉलम्स, 3 क्रॉस 1 दिया है 3 रोज 1 कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो जाता है मैट्रिक्स का। अब हमने ऑर्डर की बात करी मैट्रिक्स की, तो हमने ऑर्डर या फिर साइज बोलते हैं कि m रोज है n कॉलम्स है, ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं m इंटू n। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, ठीक है। दैट मीन्स उसके अंदर 3 रोज होंगे 4 कॉलम्स होंगे और कितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो उसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली B, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 5 है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक रो होगी 5 कॉलम्स होंगे। इस तरीके के मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो, जिसमें आपके पास एक रो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये कुछ किस तरीके से आपको मैट्रिक्स दिखेगा, 1 2 3 4 5, कुछ भी एलिमेंट्स लिख दिए हैं मैंने। इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक रो होगी और कितनी भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इस तरीके के मैट्रिक्स को आप बोलते हो रो मैट्रिक्स। अगर यही चीज हम उल्टी कर दें, एक कॉलम और बहुत सारी रोज, मतलब n नंबर ऑफ रोज, कुछ भी नंबर ऑफ रोज हो सकती है, तो हमने मान लो कुछ इस तरीके से लिखा, इसमें एक कॉलम 3 रोज है, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिर्फ एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सॉलिड क्वेश्चन आएगा रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर, बस ये है कि अगर आप इस तरीके का कोई वर्ड देखो तो आपको पता होना चाहिए, फेमिलैरिटी। कभी कभी हमें टॉपिक से सिर्फ इसीलिए डर लगता है कि ओ मतलब हमें आता नहीं है, सिर्फ अनफेमिलियर होते हैं इसीलिए डर लगता है। फेमिलैरिटी थोड़ी सी भी आ जाती है, यू गेट फाइन, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स इज डन। अब होता है आपके पास रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5, मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को कहेंगे द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके का दिखेगा, 1 0 -1 2 3 4 1 0 -2, कुछ भी ले लो। तो ये क्या है, 3 क्रॉस 3। जनरली जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 4 का मतलब 4 क्रॉस 4। समझ जाओ कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब हम क्या, नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए काफी मैट्रिसेस में समझने की जरूरत है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। मैं बोल रही हूँ कि दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर, इसका ये मतलब होगा कि उनका हर, पहली बात तो दो मैट्रिसेस तभी सेम होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है, वो किसी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के ही इक्वल हो सकता है, ठीक है। और अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, चाहे A11 A12 A21 A22, कोई भी एलिमेंट, वो दूसरे मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट्स के साथ, सेम पोजीशन एलिमेंट्स के साथ सेम होगा। ओके,
तो अब हम जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमने अभी ऑर्डर वगैरह किया है तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 26 एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस आर। तो अभी हमने क्या समझा था कि जब एक मैट्रिक्स होता है उसका मान लो ऑर्डर इज m क्रॉस n, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn होते हैं, m इंटू n। हम ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 26 एलिमेंट्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि m इंटू n इज इक्वल टू 26। तो हमें निकालना है कितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है कि m क्रॉस n ये कितने पॉसिबल पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग अलग। इसके लिए हम क्या करेंगे, 26 को ना फैक्टराइज करने की कोशिश करो। 26 को हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 26, इसको हम लिख सकते हैं 26 क्रॉस 1। अब ये दोनों अलग क्यों है, क्यों अलग है, क्योंकि ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स, 1 रो 26 कॉलम्स, दिस इज 26 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो इसीलिए मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत जरूरी है mn का। 1 क्रॉस 26 इज नॉट सेम एज 26 क्रॉस 1, तो आप दोनों को काउंट करोगे। नेक्स्ट क्या है आपका 2 क्रॉस 13, एक ये पॉसिबल है, और लास्ट पॉसिबल है 13 इंटू 2। इसके अलावा कोई भी और केस पॉसिबल है। 26 की क्या फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 13 है, तो आप उसको इसी 4 तरीके से लिख सकते हो और कोई तरीका नहीं है। दैट मीन्स कि डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिसेस जो हम बना सकते हैं 26 एलिमेंट्स के साथ, वो ये ही 4 बना सकते हैं, इसीलिए और करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी हमने जैसे लास्ट किया था वैसा सा ही है, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाती है कि आपको एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट कैसे करोगे आप, कि दे आर प्राइम नंबर्स लेस देन 30। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो बस आपको अब इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करने हैं, लेस देन 30 जितने प्राइम नंबर्स हैं लिखो, और 2 को मत भूलना, वेरी कॉमन मिस्टेक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। आई थिंक यही है बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। अब हमें ये 10 एलिमेंट्स से कितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बना सकते हैं। सेम चीज हो गई, लास्ट में 26 थी, इस वाले में 10 है, तो मतलब कि दिस इज इक्वल टू m इंटू n। अब हम 10 को कितने डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो आप लिख सकते हो इसको 1 इंटू 10, आप लिख सकते हो 10 इंटू 1, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2। इसके अलावा और कोई फॉर्मेट है जिसमें आप लिख सकते हो इसको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नॉर्मल ऑर्डर 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2, और कोई तरीका है इसको लिखने का? नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, 10 को बस प्राइम फैक्टराइज करना और उसके जितने डिफरेंट ऑर्डर्स लिख सकते हो आपको लिखने हैं। दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। तो इसमें भी आपके पास 4 पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस बनेंगे, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट देखो, जैसे अभी हमने पीछे एक स्लाइड देखी थी कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि उनका ऑर्डर सेम होगा, तो यहाँ पे ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब अगर हमें बोला जा रहा है ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ना वो भी सेम होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब कि मतलब A11 इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का A11, सिमिलरली इस मैट्रिक्स का A12 इज सेम एज इस मैट्रिक्स का A12। इधर ये जो 5 है A21 इज सेम एज A21 ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट होगा इसके इक्वल। तो अब जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दिया, तो अब हमारे पास क्या बना कि a प्लस बी इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है, और a प्लस बी सॉरी नहीं, a इंटू बी इज इक्वल टू 8। ये 2 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए ए और बी के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस देखो। कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक।
ऑप्शंस एक एक करके यहाँ पे रखो और देखो कि कौन सी वैल्यूज हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है साइमल्टेनियसली। ठीक है, हो सकता है कि कोई कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन में आपके पास 2 एलिमिनेट हो रहे हो, 2 रह रहे हो, बट दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस, क्योंकि आपके 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब 2 में से आंसर निकालना इज नॉट टफ। अब इधर आप एक एक करके ऑप्शन रखो। सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं हम 2,4 एंड 4,2। देखो 2 + 4 अगर आप करोगे या 4 + 2 करोगे तो आपके पास a + b = 6 आ जाएगा। 2 4 4 2, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप 2 × 4 करोगे या फिर 4 × 2 करोगे तो आपके पास 8 आएगा, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन 1 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अभी हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर ऑप्शन 2 चेक अगर हम करें तो ऑप्शन 2 है 3 एंड 3,4। अब क्या आप 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है, ये आपको 6 देगा, लेकिन 3 × 3 आपको 8 नहीं देगा, तो ये नहीं है आंसर। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन 3 चेक करोगे तो आप देखोगे कि 2 × 2 है, 2,2 है एंड 1,1 है। तो क्या 2 + 2 6 है? नहीं है। 2 × 2 8 है? नहीं है। तो कोई भी इसमें से आपके पास पॉसिबल आंसर नहीं होगा, कुछ भी। ओनली ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। ये वाले जो टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कभी कभी मैट्रिक्स इक्वेशंस में दिख जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जीरो मैट्रिक्स, नाम के ऊपर ही मैट्रिक्स है। इसका जो मैट्रिक्स बनता है जीरो मैट्रिक्स, इसमें हर एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्डर ले लो, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 × 3, 3 × 4, 5 × 3, 3 × 1, 3 × 3, कुछ भी हो सकता है। ये इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमेशा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 ऐसा। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे आपको ये छोटा सा n दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर होगा कुछ 3 या फिर 4 या फिर 2, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बस ऐसे लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं 0। मेन डायगोनल एलिमेंट होता है आपका ये वाला मेन डायगोनल, दिस इज योर मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं 0। ओके, अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है स्क्वायर ऑर्डर में। ठीक है, 4 × 4 होगा तो 0 0 0 1 0 0 0। मेन डायगोनल एलिमेंट विल बी 1। इसको हम क्या बोलेंगे? I4। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अगेन नाम के ऊपर जाना है। इस मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होते हैं। मेन डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी 0, नॉन 0, व्हाटएवर, लेकिन अदर देन डायगोनल एलिमेंट सब कुछ 0 होता है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्केलर वैल्यू होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आर 0, सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सम स्केलर के। ओके, सॉर्टेड। अब ये भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब लास्ट इज रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। दिस इज 1 × n समथिंग, दिस इज m × 1 समथिंग। एक रो, कितने भी कॉलम्स, कितने भी रोज, एक कॉलम। तो हमारा ये कवर हो गया है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 3 तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, ये होते हैं आपके स्क्वायर मैट्रिसेस। और ये जो 0 मैट्रिक्स है ये कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है।
एंड रो एंड कॉलम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब ये तो सिर्फ आपकी टर्मिनोलॉजी के लिए है, ओनली बस देख लो, याद कर लो। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिसमें एक है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है अगेन लाइक द नेम सजेस्ट कि ये जो मेन डायगोनल है आपका, मेन डायगोनल से लेकर ऊपर तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी ये कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा मेन डायगोनल के नीचे जो वैल्यूज होंगी वो सब जीरो होंगी। सो इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये जो मेन डायगोनल है यहां से लेकर नीचे तक की सारी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो अपर है ये आपकी डेफिनेटली जीरो होनी चाहिए। ओके, यू शुड जस्ट नो इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तक हमने क्या देखा कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, लिख लेते हैं उसको, कुछ भी मैट्रिक्स बना लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ट्रांसपोज क्या करता है एक मैट्रिक्स का, इसको घुमा देता है, रोज को कॉलम बना देगा, कॉलम्स को रो बना देगा। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो वो किस तरीके से चीज दिखेगी, मान लो अगर मेरे को इस मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रोज कॉलम बन जाएंगी, कॉलम्स रो बन जाएंगी। वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये आपकी रो है, पहली रो पहली कॉलम बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा 1 0। दूसरी रो आपकी दूसरी कॉलम बनेगी 2 3। लास्ट थर्ड रो आपकी बनेगी लास्ट रो -1 4। अब क्या हुआ, ये ट्रांसपोज निकल गया। ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3 था, अब वो भी रिवर्स हो गया, ये बन गया 3 क्रॉस 2। जो रोज थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थे वो रोज बन गए, रिवर्स हो गया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज, दैट्स इट। ठीक है, एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज किया, रोज जो है वो कॉलम बन गई। ये जो आपके पास कॉलम था ये 1 4, ये आपके पास क्या बन गया, पहली रो बन गई। ये जो आपके पास था 2 5, ये दूसरा रो बन गया, 3 6 बन गया दिस। और यू कैन सी कि जो फर्स्ट रो थी वो आपका फर्स्ट कॉलम बन गया। ओके, सिंपल इजी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इफ नॉट आईपी मैट इंदौर, अगर आप आईएमडी यूजी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम मोस्टली दिसंबर में होता है, उसके अंदर आ जाती हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का हो सकता है कि आपके पास मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि सिर्फ प्रॉपर्टीज अगर आपको पता हो तो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज पता होना कुछ बहुत जरूरी है, जिसमें से ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी है दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिकम्स ए। अब ये तो थोड़ा ना लॉजिकल भी है। आप ये देखो कि आपने एक मैट्रिक्स था ऑर्डर 2 क्रॉस 3, आपने जब ट्रांसपोज निकाला तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। जब आपने फिर से इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये हो गया 2 क्रॉस 3। और क्या हो रहा है, ये जो 2 था ये बन गया, यही 2 आपका रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली रिवर्स का रिवर्स ही तो हो रहा है, आपने जो चेंज किया आपने वापस से वही कर दिया। तो इसीलिए आपका ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज बिकम्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करके उनका ट्रांसपोज निकालोगे, सो दैट इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 0 -1 2। आपके पास एक मैट्रिक्स है, अभी हमने मैट्रिक्स एडिशन नहीं देखा है लेकिन फिर भी आप एक बार ये चीज समझो। मान लो आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करेंगे और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इट विल बी सेम एज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके,
दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इन दिस पार्ट. सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स. जिसको मैट्रिक्स एडिशन आती है वो अभी से ही एक बार कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकता है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हम कह रहे हैं कि एक स्केलर है के, उसको हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं. इट इज सेम एज के इनटू ए ट्रांसपोज. ओके, सिमिलरली ये अब बहुत जरूरी है. मल्टीप्लीकेशन के केस में जब हम बोल रहे हैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, घूम जाता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. लास्ट ABC ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगेन घूम जाएगा, सारा रिवर्स हो जाएगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. आपको बस क्या करना है, इनको याद करना है. आईपी मैट इंदौर इतना डीप डाइव नहीं करता है इतनी सारी प्रॉपर्टीज में, बट लाइक आई सेड फेमिलियरिटी इज इम्पोर्टेंट. यू शुड नो. और अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करके आएगा, तो आपके पास यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं. इन दो मैट्रिसेस को यूज करके सारी प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई कर लो. लास्ट प्रॉपर्टी के लिए अपने हिसाब से कोई भी सी मैट्रिक्स अज्यूम कर लो. अब आता है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि हम ट्रांसपोज समझ चुके हैं, तो जब भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. अगर मैं कुछ लिखूं 1 2 3 2 3 4 5 5 एंड 6. अब ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ट्रांसपोज निकालो. ये जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है सेम एज फर्स्ट रो. ओके, सिमिलरली आपके पास जो सेकंड कॉलम है इज सेम एज सेकंड रो. सिमिलरली थर्ड कॉलम इज सेम एज थर्ड रो. तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास सेम मैट्रिक्स बनेगा. तो ऐसे मैट्रिसेस को जिसका ट्रांसपोज निकालने पे हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है, ऐसे मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज दिस? कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A एंड मेन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं. तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो A ट्रांसपोज, सारे एक तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे जीरो. ठीक है, 1 -1 2 -2 3 -3, ये आपका -1. अब जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका फर्स्ट रो बन जाएगा. तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे सो यू विल गेट 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0. अब आपको क्या दिख रहा है कि जो टर्म्स पहले नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई. तो क्या होता है, ये हमने एक तरीके से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो ओरिजिनल वाले का नेगेटिव हो गया और मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो. तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगेन यू शुड जस्ट नो कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है. अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का वर्ड दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो होते कैसे. एटलीस्ट मैट्रिक्स किस तरीके का दिखता है वो आपको पता होना चाहिए. अब हम आते हैं मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर. ओके, मैट्रिक्स एडिशन का फर्स्ट रूल इज कि आप दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हो अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है. तो आप दो डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हो, पहला रूल. दूसरा रूल कि आपके पास मान लो कि इस तरीके का कुछ मैट्रिक्स है. ठीक है, -2 0 3 -1, ये दो मैट्रिसेस हैं. आप कैसे ऐड करोगे इन दोनों को? आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखोगे. आप A11 को ऐड करोगे दूसरे मैट्रिक्स के A11 के साथ. उसके बाद आप -1 A21 को ऐड करोगे इस मैट्रिक्स के A21 के साथ. सिमिलरली 2 विल बी एडेड टू 3
and 3 will be added to -1. So जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, so you will get 1 minus 2 is -1. 2 plus 3 5. -1 plus 0 -1 and 3 -1 is 2. So आपने एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर मैट्रिक्स के साथ किया और आपको सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला. ये है कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स एडिशन का. ओके, अब हम आते हैं अगेन मैट्रिक्स एडिशन प्रॉपर्टीज के ऊपर. एंड ये ध्यान से इसीलिए देखना क्योंकि आगे जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको ये देखना है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज कितनी अलग, कितना अलग है इसका कुछ पार्ट. ठीक है, जैसे पहली चीज है कॉम्यूटेटिव इन नेचर. आप चाहे a+b निकालो चाहे b+a निकालो, इट्स सेम. सिमिलरली एसोसिएटिव इन नेचर, आप चाहे a+b+c निकालो, a+c+b निकालो, कोई भी ऑर्डर अगर आप ये निकाल सकते हो तो ये भी सेम होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर है. अगर a+b+c है तो a+c+b भी सेम होगा. कहाँ? फर्स्ट प्रॉपर्टी से. c+a+b भी सेम होगा. एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप उठाओ, ऐड करो, पॉसिबल है, सेम आंसर आएगा एडिशन में. फिर आपका आता है ये जीरो मैट्रिक्स है. किसी भी जीरो मैट्रिक्स को आप a में ऐड करोगे a मिलेगा और a प्लस निगेशन ऑफ a इज अ जीरो मैट्रिक्स. ओके, इजी प्रॉपर्टीज. अब हम मेन मल्टीप्लिकेशन से पहले क्विकली देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लाइक द नेम सजेस्ट स्केलर. हम कह रहे हैं कि हमने एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है. अगर ये एक मैट्रिक्स आपके पास A लिखा हुआ है, हमने इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा. 3 into 1, 3 into -2, this is 3 into 0 0, this is 3 into 4 12. Every element will get multiplicated by 3. ठीक है, अब ये आपका डन, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. क्विक प्रॉपर्टीज देख लो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव है. a+b को अगर आप k से करोगे तो इट्स सेम एज ka + kb. ओके, ये दो स्केलर्स हैं तो k + l मान लो इंटू a, तो k एक l a, डिस्ट्रीब्यूटिव. सिमिलरली k l a, पहले या तो k l का मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे l a करके k से मल्टीप्लाई कर दो, इन एनी ऑर्डर सेम आंसर. अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज 1 I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, चाहे आप कर रहे हो a I या फिर I a, you will always get the original matrix. ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अदर देन हाउ इट लुक्स, कि उसके सारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, उसके अलावा सब कुछ 0 होता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद अ मैट्रिक्स you get the original matrix. This is the most important part of identity matrix का definition. तो यही हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, यू गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स. एंड अगर आप जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट अ जीरो मैट्रिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम फाइनली आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको जो चीज समझनी है वो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास n क्रॉस p. ऐसे छोड़ते हैं, हम समझते हैं कि आपके पास एक है 1 2 3, ठीक है, दूसरा है 1 2 3. क्या आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो? इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, इसका है 1 क्रॉस 3. तो सिंपल सी कंडीशन समझो कि दो मैट्रिसेस को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स
is same as the number of rows in this matrix. Okay, number of columns here is same as number of rows here. आप तभी दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो ऑर्डर क्या आएगा आपके पास इस मैट्रिक्स का, आपको ये चीज पता है, 3x3. ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा. हम देखेंगे अभी इसके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बट दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब इसको हम वेरिएबल के फॉर्मेट में अगर देखें तो हम ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है आपके पास m×n ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास कुछ n×p ऑर्डर का होना चाहिए, तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. नंबर ऑफ कॉलम्स हियर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हियर, इट शुड बी इक्वल. तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m×p. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑर्डर्स हैं. एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x4. अब बताओ कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा. पहली बात तो ये नोटिस करो कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है. नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x4. जो भी एक मैट्रिक्स सी बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3x4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल नहीं है. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, तो अब हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू. ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन इज अनडिफाइंड. हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ आपके पास ये ऑपरेशंस बने हुए हैं, इनमें से कौन से ऑपरेशंस, मतलब हम क्या इनमें से एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है कि मैट्रिक्स ए हैज डायमेंशन 3x2. ए का जो डायमेंशन है वो है 3x2. मैट्रिक्स बी का डायमेंशन है आपके पास 2x4. मैट्रिक्स सी का डायमेंशन है आपके पास 3x4. अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज ए इंटू बी प्लस सी. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ए इंटू बी. ए का है ऑर्डर 3x2, बी का ऑर्डर है 2x4. पॉसिबल है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन? पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स. अब सी का क्या आपके पास ऑर्डर है? इट्स 3x4. दो मैट्रिसेस को हम ऐड कब कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो. तो क्या यहाँ पर इधर जो आपके पास मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आ रहा है जो इधर है, क्या वो सेम है? ऑफ कोर्स. तो ये क्योंकि सेम है तो आप इन दोनों के प्रोडक्ट को इसके साथ ऐड कर सकते हो. तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज पॉसिबल. अब ऑप्शन 2 देखेंगे. ऑप्शन 2 इज ए ट्रांसपोज इनटू सी. ए ट्रांसपोज इनटू सी. ए का ऑर्डर है 3x2. ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा? ऑर्डर रिवर्स. दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का ऑर्डर इज 2x3. मैट्रिक्स सी का ऑर्डर इज 3x4. क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है. नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. 2x4 का एक मैट्रिक्स आएगा, ये भी पॉसिबल है. अब हम देखते हैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज सी इंटू ए. सी का ऑर्डर इज 3x4, ए का ऑर्डर इज 3x2. क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट सेम एज नंबर ऑफ रोज. हियर दिस इज नॉट पॉसिबल. अब हम लास्ट बचा है ऑप्शन डी विच इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज.
बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, बी ट्रांसपोज का हो जाएगा रिवर्स, दिस इज इक्वल टू 4 क्रॉस 2, ए ट्रांसपोज इज 3 क्रॉस 2, रिवर्स होके हो जाएगा 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है इनटू दोनों, तो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा 4 क्रॉस 3, विच इज पॉसिबल. So which is not possible here is option C is not possible. So this becomes your correct answer. C cross A is not defined. उसके अलावा बाकी सारे डिफाइंड है. अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये तो हमने देख लिया कि कंडीशन क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हियर. ठीक है, तो लेकिन अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. आई थिंक मल्टीप्लिकेशन इज वन थिंग जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो वो हम कंफ्यूजन अब दूर करते हैं. तो आपके पास ये 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिसेस हैं. सो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है. किस ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का. पहला एलिमेंट इज A11, दूसरा इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22. अब A11 एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो पहला कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और ऐड, मतलब कि योर A11 विल बी इक्वल टू 5 into 1, 5 into 1 plus 7 into 2, 7 into 2 which is equal to 5 plus 14 which is equal to 19. तो ये एलिमेंट हो जाएगा आपके पास 19. ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है A12. कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ सेम पैटर्न में आपको मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 6 into 1 प्लस 8 into 2. ठीक है, तो A12 क्या हो जाएगा आपके पास? 6 into 1 प्लस 8 into 2. So this is equal to 6 plus 16 which is equal to 22. So ये वाला जो एलिमेंट है ये है 22 के इक्वल. अब A21 निकालने के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. So 5 into 3 and 7 into 4 ऐड कर दो. So A21 कैसे निकलेगा? 5 into 3 plus 4 into 7. This is 15 plus 28. कितना हो जाएगा? 43. A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेम चीज. 6 into 3 plus 4 into 8. This is equal to 18 plus 32. This is equal to 50. तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया which is equal to 19, 22, 43, 50. So this is what matrix multiplication looks like. This is how you do it. You can take the help of all these numbers, that is ij written here, कि first row first column, first row second column, second row first column, second row second column. This will help you a lot to identify कि किस ऑर्डर में आपको मैट्रिसेस के कॉलम्स एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ. अब आती है लाइक आई सेड कि प्रॉपर्टीज एडिशन के कंपैरिजन में कितनी अलग है वो देख लेते हैं. तो वहां पे हमने एडिशन में देखा था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में वही प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है. a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर, इस चीज का ध्यान रखना. दूसरा एसोसिएटिव हो सकती है, a b को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करोगे या फिर a इंटू बी इंटू सी करोगे, चलेगा, इट विल होल्ड. डिस्ट्रीब्यूटिव a b प्लस सी होल्ड. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव विल ऑल्सो होल्ड. एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई दी थी. ठीक है, अब एग्जाम ट्रैप्स क्या हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इज कि अगर दो मैट्रिक्स हैं a b इक्वल टू 0 आपको गिवन है,
तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब नहीं होता है कि a इक्वल टू 0 होगा या फिर b इक्वल टू 0 होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो, फिर भी आपको 0 दे रहे हो। तो ये चीज का आप ध्यान रखना एग्जाम में। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम ट्रैप्स कि ए बी इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाइज ए 0 और b 0। सिमिलरली ए बी equals to AC does not implies that B equals to C। ऐसा नहीं है कि काट दोगे दोनों साइड से हो गया। ये तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है AB equals to AC is does imply this अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर वो इनवर्स हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम A इनवर्स ऐसे लिखते हैं, तभी ये वाली चीज आपकी होल्ड करेगी, वरना नहीं करेगी। तो इन चीजों में मत फंसना, इन चीजों का ध्यान रखना। अब हम फाइनली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिवाइज और टू बेसिकली जो भी हमने पढ़ा वो सब बहुत थ्योरी, बहुत कंसेप्चुअल था। तो क्वेश्चंस करके आपको एक तरीके से फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई अब मेरे को समझ में आ गया। तो पहला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन है मैट्रिक्स की, हमें निकालना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें पता है कि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चलती है, या तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसको फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ करना, या फिर इन दोनों को कर लो पहले फिर इसके साथ कर देना, मर्जी है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले वो भी चेक कर लो। दिस इज 3x3, दिस इज 3x1। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आएगा हमारे पास, 3x1। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। तो पहला एलिमेंट क्या है, A11, दूसरा A21, तीसरा A31। तो पहला A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सिंपल। ओके, तो इसको निकालते हैं। A11 इज 1 + 2 + 3x, 4 + 5 + 6x, लास्ट इज 7 + 8 + 9x। क्या किया, समझ में आया? 1 + 1 × 1 + 1 × 2 + x × 3, 1 + 2 + 3x। यही सेम चीज हर किसी के साथ करिए। तो आपके पास क्या बना फाइनली, 3 + 3x, 9 + 6x, लास्ट इज 15 + 9x। ये आ गया हमारे पास इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब हम उसको करेंगे इस वाले के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, विच इज x11 एंड दिस इज 3 + 3x, 9 + 6x, 15 + 9x। अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x1। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1x3। 3x3 ये सेम है, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 1x1। ओके, तो और वो जो 1x1 मैट्रिक्स का जो भी एक एलिमेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, 45 के। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 + 3x × x + 9 + 6x + 15 + 9x = 45। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे x² आ जाएगा। बस आपको अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 3 सब में से कैंसिल हो सकता है, 3 3 3 3 3 3 सब में से 3 हटा दो। 1 + x, x + 3 + 2x + 5 + 3x = 15। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x² + x + 2x + 3x। ये 5 + 3 8, वहां जाके कैंसिल होगा, = 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास बचेगा
6x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स पता चल रहे हैं इसके क्या होंगे? कैन यू सॉल्व दिस मैन्युअली? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, और कुछ कर नहीं सकते हम। सो 7x माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 एंड x माइनस 1। इस तरीके से फैक्टराइज करना कैसे आता है? विद प्रैक्टिस। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, -7 एंड 1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ऑफ x। दोनों वैल्यूज नहीं पूछ रहा, कह रहा है इन ऑप्शंस में से कौन सी पॉसिबल है, कौन सी इनमें से एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो -7 तो नहीं है ऑप्शंस में, 1 है, तो ऑप्शन 4 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब है ये थोड़ा सा मैट्रिसेस मिक्स्ड विद ट्रिगो, ठीक है। अभी हमारे पास एक एफ थीटा करके हमने एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया है, और हमने बोला है कि एफ पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे एफ पाई। एफ पाई का मतलब है कि जहां जहां पे भी थीटा है वहां पे पाई लिख दो। तो क्या आया? कॉस पाई माइनस साइन पाई, इधर भी आएगा साइन पाई और कॉस पाई। अभी हमने ट्रिगो किया नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज जो जेनरिक होती है जो आपको शायद पता होनी चाहिए, वो ये है कि देखो कॉस 0 1 होता है, तो उधर ही आपका जो साइन 0 होता है वो 0 होता है। जहाँ पे आपका कॉस पाई बाई 2 0 होता है, वहाँ पे साइन पाई बाई 2 आपका 1 होता है। कॉस पाई जहाँ पे -1 होता है, साइन पाई 0 होता है। ये कुछ चीजें याद रखो, ठीक है। अब इधर क्या यूज हो रहा है? कॉस पाई साइन पाई, ये और ये। तो क्या मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास? कॉस पाई -1, ये 0, साइन पाई 0, दिस इज -1। हमारे पास बना -1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स बना है हमारे पास, जिसमें डायगोनल एलिमेंट -1 है, लेकिन हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एफ पाई का भी स्क्वायर पूछ रहा है। एफ पाई का भी स्क्वायर, दैट मीन्स हमसे पूछा जा रहा है -i इंटू -i। अब मैंने एक चीज बोली थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है कि अगर ए के साथ किसी भी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर ए मिल रहा है तो आई स्क्वायर करने पे तो आई ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स इन चारों ऑप्शंस में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ऑप्शन 4। ओके, अब ये क्वेश्चन है ट्राई योरसेल्फ। इस तरीके का हमने पहले अभी पीछे ही क्वेश्चन किया है। अब इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आईपी मैट इंदौर में 2 तरीके के सेक्शंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप एंड एमसीक्यू टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में कोई आंसर की नहीं होती है, उसके अंदर आपको इंटीजर टाइप आंसर आता है, आपको डालना पड़ता है आंसर, ठीक है। आपके पास नंबर पैड आता है। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करने की इक्वेशन दे रहे हैं मैट्रिक्स के एंड पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। देन वैल्यू ऑफ A5 इज, ओके। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, 2 0 0 0 2 0 2 0 2। अब इसमें हमारे पास ट्रिक क्या होती है ना, मतलब ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, आपको एक तरीके से ए स्क्वायर तो पहले निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो कि आप एक तो 2 को बाहर निकाल लो, आप 2 को बाहर निकाल लो, आप इसको लिखो 1 0 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हम इसमें ए स्क्वायर निकालेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। तो जब हम ए स्क्वायर निकाला तो ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है,
और अब हम क्या करेंगे 1 0 0 0 1 0 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 1 0 0 0 1 0 1 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब हमको करनी आती है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 4 रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट वुड बी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ये ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू, अब नीचे वाला एलिमेंट निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो करोगे तो 0 आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो रहा है, 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 0 सब कुछ। अब लास्ट निकालोगे तो भी 0 आएगा आपके पास, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1। अब नेक्स्ट कॉलम निकालते हैं अगर हम, तो उसके लिए हम करेंगे सेकंड कॉलम को एक एक करके रो से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगेन 0 करके देखो, सब 0 है। नेक्स्ट करोगे 1 आएगा, उसके बाद करोगे तो भी आपके पास आएगा 0। नेक्स्ट लास्ट रो बची है अब हमारे पास। ठीक है, लास्ट रो को अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 0 1, तो क्या आया 2। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे हम 1 0 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, और लास्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1। ओके, ये तो थोड़ा सा अजीब मैट्रिक्स बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे 2 गलती से तो नहीं डाला। ओके, लेट्स रिमूव दिस। सो भाई इस क्वेश्चन में एक चीज कर लेना, क्योंकि इस तरीके से तो कोई भी आपका वो नहीं बनेगा पैटर्न। अगर वहां पे 2 आ जाता है तो देयर इज नो पैटर्न, क्योंकि वहां पे हर बार चेंज ही होता रहेगा। तो ऑप्शंस में तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको गिवन है, इस तरीके से तो कुछ भी नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम ए को लिख सकते हैं 2i, लिख सकते हैं इसको 2i। ठीक है, तो अब हमें निकालना है a5, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर देखते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2i इंटू 2i, दिस विल बिकम 4i स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4i। ओके, अब यही चीज अगर हम बार बार करने का सोचें कि a क्यूब क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, विच यू कैन राइट एज a क्या था हमारे पास 2i, a स्क्वायर क्या है 4i, तो ये भी आपके पास बन जाएगा 8i। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि a स्क्वायर जो था वो था 2 स्क्वायर i, जो a क्यूब है वो है 2 क्यूब i, तो a5 क्या हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 5i विच इज इक्वल टू 32i। लेकिन अब आप ध्यान से ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस जो है वो a के टर्म में है, a के टर्म में। तो अब अगर मैं 32 को लिखती हूँ 16 इंटू 2 इंटू i, व्हाट इज 2i? 2i इज इक्वल टू a, तो दिस विल बिकम 16a, सो a टू द पावर 5 इज इक्वल टू 16a। ओके, तो आंसर बिकम्स क्वेश्चन 3। क्विक यहाँ पे आप ठीक कर लेना, ये चीज 0 नहीं है, 2 नहीं है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमको ये कुछ अजीब सा कैलकुलेट करना है। वेरी वेरी आईपीएम इंदौर रेलिवेंट क्वेश्चन। वो इस तरीके का ही कुछ डरावना सा क्वेश्चन दे देता है, बच्चे सिर्फ फेस वैल्यू पे छोड़ देते हैं कि ये क्या 100 तक कौन कैलकुलेट करेगा। समझो ऐसे क्वेश्चंस में कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है। सो लेट्स सी व्हाट पैटर्न आर वी गेटिंग हियर। उसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, a स्क्वायर a क्यूब तो शायद निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर थोड़ा ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो, या तो 0 आएगा या आइडेंटिटी आएगा। नन ऑफ दीज होने की वजह से थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो रहा है लेकिन चलो a स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो a स्क्वायर कैलकुलेट करने का मतलब है ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स के साथ। अब हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई है करनी अच्छे से,
तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इज योर फर्स्ट एलिमेंट विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नेक्स्ट एलिमेंट इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी. कुछ दिख रहा है, फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो है, a21 भी जीरो है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टू भी जीरो. देख लेते हैं फिर भी. सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो विल गिव यू a12 which is equal to ab cube minus ab cube और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर. सब कैंसिल हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड. क्या आ रहा है हमारे पास? एक जीरो मैट्रिक्स. तो अगर अब हमारे पास a स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो क्या आप ये चीज मान सकते हो कि आगे के जितने भी मैट्रिक्स हैं सब जीरो हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? a क्यूब क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या है? जीरो है. a इंटू जीरो मैट्रिक्स इज जीरो. ओके, तो इसका मतलब है कि ये सब जीरो मैट्रिक्स हैं. जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिसेस आर जीरो. सो आंसर क्या होगा? सारे जीरो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन 1 जीरो मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट दो मैट्रिसेस हैं, ए है बी है. ये अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है तो आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो ऑर्डर सेम है, हमें ऐड करना है दोनों को. 1 2 -1 a b 1 -1 हमें करना है इनको ऐड, फिर करना है स्क्वायर और फिर इंडिविजुअल स्क्वायर करके भी करना है ऐड. बहुत मेहनत है क्वेश्चन के अंदर. लेट्स डू दिस. ऐड करने के टाइम पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं. सो a + 1, नेक्स्ट इज 0, -1 and 1, नेक्स्ट इज 2 + b. ओके, और लास्ट इज -1 सो दिस इज -2. इसका करना है हमको स्क्वायर क्योंकि हमें करना है इन दोनों का स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हम करेंगे a + 1 2 + b 0 -2. इसको हम a + 1 2 + b 0 -2. इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई. सो सबसे पहले आप करोगे फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम a + 1 स्क्वायर प्लस 0. ओके, नेक्स्ट करोगे आप फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को. सो a + 1 इंटू 2 + b -2 2 + b. ये आपके दो हो गए. दूसरे वाला तो 0 ही हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा 4. तो ये आ चुका है आपके पास सबसे पहली चीज. अभी तो हमने सिर्फ यही कैलकुलेट की है, अभी आपको a स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना. इफ दिस इज राइट, दिस इज a + 1 स्क्वायर, दैट इज राइट. a + 1 इंटू 2 + b -2 इंटू 2 + b, दिस इज 0. This is -2, this will become 0 and this is 0 and this is 4. So this is perfectly all right. अब जब आप a स्क्वायर एंड b स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना होगा? आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर एंड b स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए लेट्स रिमूव दिस. हम इसको हटाते हैं. हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ चुका है, इसको भी हटाते हैं. सो दिस मैट्रिक्स इज योर a + b स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. 1 2 -1 -1 एंड 1 2 -1 -1. ठीक है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू first column first row, this will become -1 into 1 -1 into 2. Next will become 2 - 2 0, that's great. -1 + 1, this will also become 0. -1 + 1, next is -2
+1, -2 +1. So this is -1 0 0 -1. a स्क्वायर तो काफी अच्छा सा आ गया कुछ स्केलर मैट्रिक्स. अब हमें निकालना है b स्क्वायर. सो ab1 -1, ab1 -1. सो इसको फटाफट लेट्स कैलकुलेट. a स्क्वायर प्लस b, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, a स्क्वायर प्लस b. नेक्स्ट इज ab माइनस b, नेक्स्ट इज a -1 एंड लास्ट इज b +1. ओके, तो अब हमारे पास आ चुके हैं सारी वैल्यूज. अब मुझे ना यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखो. आप अगर मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को इन दोनों को ऐड करूंगी, क्योंकि हम फाइनली क्या निकाल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ठीक है, सो ये दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे दोनों मैट्रिसेस के. a12 a12, a -1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0. डू यू अग्री? ठीक है, तो अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट a -1 इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. अब अगर a की वैल्यू आ चुकी है तो b की निकालना आसान है. b की कैसे निकालेंगे? b की b +1 प्लस -1 इज इक्वल टू 4. पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है. तो क्या आ जाएगा, b +1 -1 इक्वल्स टू 4. ये तो कैंसिल ही हो गया, b इक्वल्स टू 4. सो a1 एंड b4 ऑप्शन 3. वो मैं नोटिस ही नहीं किया, एक ही ऑप्शन में a इक्वल टू 1 था. ऐसे आपको नोटिस करना है, एग्जाम में यही हेल्प आएगा. एक ही ऑप्शन है जिसमें इक्वल टू 1 है, b कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही मार्क हो जाता. ओके, अब ये है क्वेश्चन 9 जिसमें सेम चीज हो रही है, बस आपको इक्वेशन में गिवन है a स्क्वायर इक्वल्स टू b. तो आपको बताना है कि कौन सी a की वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी. सो इस क्वेश्चन को ट्राई करना एंड गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके एवरीवन, अब है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो ये एक बार हम करते हैं. ये दिस इज दी फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड थोड़ा एडवांस रखा है क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो आईपी मैट इंदौर है. तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है वेयर एबीसी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स, एबीसी इक्वल्स टू 1, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू होगी. तो अब अगर हमें गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है, दिख रहा है मेरे को कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको, A B C B C A and C A B is equal to, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, आप ध्यान से देखो, इसका जो फर्स्ट कॉलम है सेम एज फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम इज सेम एज सेकंड रो, थर्ड कॉलम इज सेम एज थर्ड रो. तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. तो एक तरीके से ये चीज क्या हो गई, A स्क्वायर हो गई. हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमारे लिए अब काफी आसान हो चुका है. तो अब हम सीधा सीधा लिखेंगे ए बी सी बी सी ए सी ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई. आई नो थोड़ा 3x3 मैट्रिक्स है, बट हमें अभी आप देखोगे क्या हो रहा है. सो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी. तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नेक्स्ट करोगे आप a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. नेक्स्ट करो ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी. सेम चीज जो यहाँ पर लिखी है वही नीचे आई है. तो जब आप इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करोगे ना, यू विल गेट कि ये वाला जो एलिमेंट है ये हर मेन डायगोनल में है. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. ओके, एंड ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका हर नॉन मेन डायगोनल एलिमेंट है ये. तो ये आपका सेम टू सेम हर जगह आएगा, सेम सेम, इधर भी और इधर भी सेम सेम एलिमेंट आएगा. अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये सब इक्वल टू 1 होंगे.
और ये जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं ये 0 होंगे। ओके, अब आपका आता है अलजेब्रा फैक्टराइजेशन। इसके अंदर आईपी मैट इंदौर कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन दे दिया, आपका एक कॉन्सेप्ट लग गया हो गया, कभी कभी वो ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन में डाल देता है। इसमें अब आप अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन यूज करो। क्या अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से हम आगे अलजेब्रा में डिटेल में करेंगे। अभी समझो कि ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, इधर हमें पता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये एंटायर वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ये यहाँ पे स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है कि ABC आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं दैट मीन्स दे आर ग्रेटर देन 0, तो ये चीज कभी भी -1 के इक्वल तो नहीं होगी। सो देयरफॉर ये जो आपकी वैल्यू है दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 1। अब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई है, तो इसका क्या मतलब, अब मैं इसको कैसे यूज करेंगे हम आगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, अब हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसका भी आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत है। ओके, फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये माइनस वाली चीज अलग से ब्रैकेट में है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब ये चीज क्या है, ए इंटू बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू 1। ये चीज क्या है, अभी हमने कैलकुलेट करी, दिस इज इक्वल टू 1। ये चीज क्या है, इक्वल टू 1, ये 0। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 4। ओके, सो फाइनली ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आते हैं आईपी मैट इंदौर का फर्स्ट 15 क्वेश्चंस का जो सेक्शन होता है शॉर्ट आंसर टाइप। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 4। ओके, ending a session with a really advanced question. Okay, so this is done. With this we have covered almost all the important concepts of matrices. This is very important. ये foundation बनाता है आपका matrices and determinants में। next session में हम determinants करेंगे, जो कि जिसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से देखना, एंड तक देखना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको जितने भी सेशंस हम 27 प्रेप के लिए लेकर आ रहे हैं, हम आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की रील्स की सीरीज लेकर आएंगे। तो हम आपके लिए बहुत सारे अभी बेसिक मैथमेटिक्स एवरीथिंग वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू, ताकि आप 27 प्रेप अच्छे से कर पाओ, टाइम से कर पाओ, डिटेल्ड तरीके से कर पाओ, और जितने भी आपके शॉर्टकमिंग्स या फिर जो भी आपके डिफिकल्ट एरियाज हैं वो हम टाइमली केटर कर पाएं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।